होता है, ठीक है। अभी बच्चे स्टिपुलेशन का मतलब कोई कंडीशन रख दी गई है, कोई टाइम रख दिया गया है कि पेमेंट इतने बजे करेंगे या यहाँ पे करेंगे, तो उन चीजों को पढ़ते हैं। क्या होता है अगर टाइम फिक्स किया गया कि इतने टाइम पे, ठीक है, करनी है पेमेंट, इस वक्त करनी है, ठीक है, तो उससे कहते हैं कि वो जरूरी नहीं होता, आर नॉट डीम्ड। अगर वो चीज इतनी कंपल्सरी नहीं थी, जैसे फॉर एग्जाम्पल नोट ऑफ पेरिशेबल नेचर, टाइम दे तो दिया था पर इतना भी कोई जरूरी नहीं है, चीज खराब नहीं हो रही पड़े पड़े, ठीक है। तो अगर कॉन्ट्रैक्ट थोड़ी सी विंडो देता है ना बर्दाश्त करने की, तो कर लो बर्दाश्त। अगर पेरिशेबल नेचर की गुड्स है और आप बर्दाश्त करने के लिए कॉन्ट्रैक्ट में लिखा भी नहीं है, ठीक है, तो फिर आप कैंसिल कर सकते हो कॉन्ट्रैक्ट और डैमेजेस ले लो कि हमें डिलीवरी नहीं मिली। अदरवाइज सेलर को उसी टाइम पे डिलीवरी देनी है जो टाइम कॉन्ट्रैक्ट में लिखा गया। सिर्फ अगर चीजें पेरिशेबल नेचर की हैं, ठीक है, तब सेलर मना नहीं कर पाएगा। अगर पेरिशेबल नेचर की नहीं है और सेलर उसे डिलीवर नहीं कर पा रहा, तो हम जाएंगे कॉन्ट्रैक्ट के पास, कॉन्ट्रैक्ट में पढ़ के देखेंगे अलाउड है या नहीं अलाउड है। नहीं अलाउड है तो फिर सेलर डांट खाएगा और सेलर को कोई ना कोई डैमेजेस देने पड़ेंगे बायर को, क्योंकि वो टाइम पे डिलीवरी नहीं कर पाया, ठीक है। अब अगर बहुत ज्यादा जरूरी है, ठीक है, आर यूजुअली द इजेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, बहुत ज्यादा जरूरी है तो नो डिले विल बी टॉलरेट। फिर कुछ सोचने की जरूरत नहीं है, वहीं पे कॉन्ट्रैक्ट खत्म करो, डैमेजेस लो। यहाँ हम कोई डिले नहीं होने देंगे, हम डिले कोई बर्दाश्त कर ही नहीं सकते, ठीक है। दोनों पॉइंट्स पढ़ लो बच्चे टाइम को लेके। टाइम में बस ये याद रखना है टाइम इंपॉर्टेंट है या नॉन इंपॉर्टेंट है। अगर
अब बच्चे क्वालिटी और फिटनेस का अगेन वही मतलब, जैसे मान लो आपने किसी को कहा सर एक जूस बना दो, किसी रेडी पे गए उससे कहा जूस बना दो, बाद में पता चला जूस उसने किसी बासी चीज का बनाया था जिसकी वजह से आपको बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो गए, तो वो क्या था, फिट नहीं था पीने के लिए। उस बंदे को पता था, उसने फिर भी आपको पिला दिया, पता भी ना हो तब भी उससे माना जाता है कि फिट नहीं था पीने के लिए, उस पर केस कर सकते हो आप कि आपने हमें ये चीज खिलाई, ये सर फिट नहीं है पीने के लिए। कोई मान लो आपको दूध का पैकेट दिया, वो घर जाके दूध का पैकेट खोला, वो खराब निकला, फट गया, स्मेल कर रहा है, तो आप बोल सकते हो दिस इज नॉट फिट टू कंज्यूम, दिस इज नॉट फिट, ये उस क्वालिटी को मीट ही नहीं करता है। ठीक है, तो यहाँ पे बच्चे एक चीज का ध्यान रखना, क्वालिटी और फिटनेस में एक जगह पे बंदा आके फंस सकता है, कौन साबित करेगा कि ये खाने के लायक है या नहीं, यूज करने के लायक है या नहीं है। अब वहां पे बंदा फंस जाता है, तो वहां पे अगेन वही हमारा रूल पिक्चर में आता है कैविएट एम्प्टर वाला। पहली बात तो ये, उसकी एक्सपायरी डेट देख के लो, अगर आपको लगता है ये फिट टू यूज नहीं है, एक्सपायर हो गया है, तो बायर का भी फर्ज बनता है कि उसके ऊपर एक्सपायरी डेट पड़े। बायर का भी फर्ज बनता है, अगर वो वेज खाता है और ये नॉन वेज से बना हुआ मटेरियल है, तो उस पर लिखा हुआ नॉन वेज पड़े कि ये नॉन वेज है, वेज नहीं है। ठीक है, तो बायर को भी थोड़ी सावधानी बरतनी चाहिए। ठीक है, अगर बायर ने सेलर को पहले ही बता दिया था सर ये चाहिए, तो फिर सेलर को सावधानी बरतनी चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पे 3 केस थे, याद है आपको। एक केस था कि बायर को खुद ध्यान रखना पड़ेगा, उसे सेलर को बताना पड़ेगा कि उसे क्यों चाहिए वो सामान। अगर सेलर को वो बता चुका है, फिर किसकी गलती, सेलर की गलती, सेलर ने हमें सही सामान नहीं दिया, तो फिर सेलर की गलती, क्योंकि बायर ने बताया। कई बार बायर उसे कहता है सर आपका जो मन है ना दे दो, आई ट्रस्ट यू, ब्लाइंडली ट्रस्ट करता हूँ आप पे, मुझे बता आप बहुत अच्छे हो, आप अच्छा काम करते हो। बाद में पता चला वो खराब निकला, तब भी सेलर की गलती। इसे डांटोगे सेलर को, सर मैंने आपको बोला था आप इतने स्किल्ड पर्सन हो, यू शुड नो अबाउट दैट थिंग कि वो कैसे होगा, तो इसीलिए मैंने आप पे शक नहीं किया, मैं उठाया ले गया। ठीक है, तो पहले में बायर ने उसे बताया था क्या चाहिए, सेलर ने वो नहीं दिया, सेलर की गलती। बायर ने उसकी जजमेंट पे यकीन करके वो सामान लिया था, वो वैसा नहीं निकला, सेलर की गलती। ठीक है, कई बार गुड्स जो होती हैं डिस्क्रिप्शन डिल्ट इन बाय सेलर वेदर ही इज और मैन्युफैक्चर्ड और नॉट, कहते हैं जैसे वो वही आपकी बोतल वाली एग्जांपल जो अभी मैंने आपको दी, बोतल टूटी, अब किसी बच्चे के दिमाग में ये नहीं आया मैम उस सेलर की क्या गलती, बोतल बनाने वाले की गलती है ना, जिसने इतनी खराब बोतल बनाई, जिसने इतनी खराब वो बोतल की एक ढक्कन खोलने से बोतल टूट गई, कांच की बोतल, तो इट्स अ काइंड ऑफ थिंग, मैन्युफैक्चरिंग डिफॉल्ट है ना। तब भी बच्चे जो सेल कर रहे हैं ना उसकी गलती मानी जाए। ये माना जाता है कि जब आप परचेज करके लाए थे तो देख के लाओ ना, आपने आगे बेचना है। ठीक है, तो तभी तो हम वो कहते हैं ना मर्केंटेबिलिटी वाला पॉइंट, आगे बिकने लायक होना चाहिए। अगर आप ये चीज चेक करके ही नहीं लाए तो फिर आप सही काम नहीं कर, तो गलती हमेशा सेलर की हो अगर सेलर चेक करके नहीं लाया। ठीक है, फिट टू यूज का मतलब वो किसी भी हालत में यूज ही नहीं किया जा सकता। जैसे आपके डॉक्टर ने आपको वो इंजेक्शन लगा दिया जो एक्सपायर था, अब आप बोलोगे मैम वो इंजेक्शन मिलता है 14,000 का, मेरे पास सिर्फ 7,000 थे, तो मैंने डॉक्टर को कहा डॉक्टर थोड़ी एडजस्टमेंट कर लो। अब डॉक्टर कहता है कि नहीं इंजेक्शन है तो 14 का ही, अब क्या करूं, चलो एक इंजेक्शन पड़ा 2 महीने पहले एक्सपायर हो गया तो वो लगा दूं आपको, तो क्या लगवाओगे, नहीं लगवाओगे, कोई फर्क नहीं पड़ता पैसे कितने हैं। अगर वो, हाँ मटेरियल थिंग्स की भी अगर बच्चे बात करूं, मटेरियल थिंग्स के केस में भी अगर आप उसे डिस्क्राइब कर चुके हैं आपको क्या चाहिए, तो कोई फर्क नहीं पड़ता वो फिट टू यूज है भी है या नहीं है। अगर वो आपकी बताई गई चीजों से मैच नहीं हुआ तब भी वापस कर दोगे। ये समझो आपके पास बहुत सारी ऑप्शंस हैं, और भी एक ऑप्शन नहीं है, बहुत सारी ऑप्शंस है। अगर वो एक जगह पे कवर नहीं हो रहा तो दूसरे पॉइंट में कवर कर लेंगे कि मैम फिट टू यूज में नहीं आ रहा, तो ठीक है डिस्क्रिप्शन से मैच नहीं हो रहा, तो हम कह देंगे ये देखो जी डिस्क्रिप्शन से मैच नहीं हो रहा, अदरवाइज ये पॉइंट तो है ही है। ठीक है, अगर बच्चे आपने कोई चीज डिस्क्रिप्शन के अकॉर्डिंग खरीदी है, ठीक है, और सेलर उस चीज को डिस्क्रिप्शन के अकॉर्डिंग ही अगर आपको बेचता है, तो बायर को सिर्फ एक ही हाल में आप बोल सकते हो कि बायर तेरी गलती, अगर बायर ने कैविएट एम्प्टर के रूल के अंदर बायर कवर हो, अदरवाइज आप बायर की गलती नहीं निकाल पाओ। सिर्फ कैविएट रूल है जो यहाँ पे बायर को फंसा पाएगा, नहीं तो हमेशा कहा जाता है कि सेलर को ही जिम्मेदारी उठानी पड़ेगी कि वो सही सामान बायर को हैंड ओवर करे। तभी कहते हैं मर्केंटेबिलिटी वाली चीज, इस्तेमाल करने लायक, आगे बेचने लायक चीज ही बेचे हम। तो जैसे वो कांच की बोतल टूट गई, ऐसी कैसी इतनी नाजुक सी बोतल है, तो फिर उसे अच्छे से वो
बॉक्स में पैक करो ना, फोम वाले बॉक्स में, जिसमें वो सेफ रहे, हमें भी बताओ कि इसको बड़े आराम से पकड़ना। ऐसे ही कंडीशन एज टू होलसम, होलसमनेस और फिटनेस टू यूज का मतलब क्या होता है? फिट टू यूज हम ये भी कह सकते हैं, हमने एक सनस्क्रीन ली, बाद में पता चला वो सनस्क्रीन एक्सपायर्ड है, तो वो खाने लायक थोड़ी थी। होलसम में सिर्फ खाने लायक चीजों की बात होगी, ठीक है। फिट टू यूज में ये मत कभी समझना मैम, फिट टू यूज में सिर्फ वहां पे भी तो खाने वाली चीजें आती होंगी, पर यहाँ पे सिर्फ खाने वाली चीजें आती हैं होलसम में। होलसम का मतलब ईटेबल, जिसे हम कंज्यूम करते हैं, कंज्यूम करने लायक होनी चाहिए वो चीज, खाने लायक होनी चाहिए, जैसा काइंड ऑफ थिंग। इट्स नॉट होलसमनेस, खाने लायक नहीं। अगर खाऊंगा तो कोई बीमारी हो जाएगी, खाऊंगा इन्फेक्शन हो जाएगी, हो सकता है उसको खाने की वजह से कोई इन्फेक्शन के साथ मर भी जाए, ठीक है। जैसे ए सैंपल एफ विद मिल्क, ठीक है, द मिल्क कंटेन टाइफॉइड जर्म्स थे, उस दूध में थोड़े से जर्म्स थे। F's wife consumed the milk as was infected and died. उस दूध को पीने की वजह से उसकी वाइफ बीमार हो गई और मर गई। There was a breach of condition as to fitness. तो वो अगर डॉक्टर ने कह दिया कि दूध पीने की वजह से इसे ये काम हुआ है, वो प्रूफ हो गया, तो फिर आप उस सेलर के ऊपर जाके केस करोगे, सर ये कैसा दूध दे दिया हमें, मेरी वाइफ मर गई इसकी वजह से, ठीक है। डन बच्चे, होलसमनेस में सिर्फ खाने पीने की चीजों की बात है। अब इम्प्लाइड वारंटी की अगर बात करें, इम्प्लाइड वारंटी मतलब वो वारंटी जो लिखने की जरूरत नहीं है, तो यहाँ पे सिर्फ डैमेजेस मिलेंगे। अब वो बातें करें कि सिर्फ डैमेजेस मिलेंगे, कोई बड़े लेवल का मैटर नहीं है, छोटे छोटे मैटर है। तो इम्प्लाइड वारंटी में 4 टाइप्स की है। पहली वारंटी है कि आपको पोजेशन देते वक्त तंग नहीं किया जाएगा, बड़े प्यार से आपको चीज हैंड ओवर कर दी जाएगी, तो पोजेशन के टाइम पे। या फिर नॉन एग्जिस्टेंस ऑफ इनकम्बरेंस, इनकम्बरेंस का मतलब उस चीज पे कोई लोन, कोई केस ना चलता हो, जो चीज हमें दी गई, किसी और का उस पे हक ना बनता हो कि ऐसी चीज हमें हैंड ओवर करो, ठीक है। डेंजरस नेचर अगर उस गुड्स का कोई है, तो वो हमें पहले से बता दो, वहां पे क्वेश्चन ऐसा क्वेश्चन मार्क लगा दो, क्वेश्चन मार्क, कि हाँ यहाँ से बच के रहना। जैसे फ्रीजर की एग्जांपल दी थी आपको कि फ्रिज पे कहीं पे वो स्टिकर लगाना भूल गए क्वेश्चन का, और आप जब भी हाथ लगाते हो करंट आता है वहां से, तो आप कह सकते हो, अब फ्रिज थोड़ी वापस कराओगे, वो कहेगा अच्छा सर हम स्टिकर लगाना भूल गए, ये लो स्टिकर लगा दो वहां पे, यही कहेगा वो, फ्रिज थोड़ी उठा के लेके जाने को कहेगा, वो कहेगा दूसरा पीस लेके जाओगे सर, वो भी वहीं से करंट मारेगा, तो इससे अच्छा वहां पे स्टिकर लगा लो, वापस तो लेगा नहीं, वो हमें कहेगा ये लो स्टिकर लगा लो जाके। सो वारंटी एज टू क्वालिटी ऑफ फिटनेस बाय यूजेज ऑफ ट्रेड। अब ये पॉइंट अगर कुछ बच्चे कहेंगे मैम कंडीशन के साथ कोलैप्स करता, बच्चे कुछ नहीं कोलैप्स करता, यहाँ पे ये अलग ही है पॉइंट। वहां पे वो चीज कही जा रही है कंज्यूमर परस्पेक्टिव से, यहाँ पे चीजें कही जा रही है आगे बेचने के परस्पेक्टिव से, ठीक है। वहां पे हम सीधा खा रहे हैं, सीधा यूज कर रहे हैं, हमें कुछ हो गया तो हम कहेंगे कंडीशन टूटी है, ठीक है। अभी इम्प्लाइड वारंटी को एक एक करके पढ़ते हैं। पहली है पोजेशन वाली, तो पोजेशन बायर को क्वाइट बहुत अच्छी दो, देते वक्त कोई गड़बड़ मत करो, ठीक है। अगर उसे दी गई है, मान लो दे तो दी, देने के बाद में तंग करे कि सर इसे ऐसे मत करना, सर इसे वैसे मत करना। जैसे मान लो एक घर किसी को बेच दिया, बेचने के बाद कह रहे हो इस कमरे में मैं रहूंगा, अब आपने घर बेच ही दिया तो आप क्यों रहोगे वहां पे, आप उसको रहने नहीं दे रहे हो वहां पे, आप वहां पे जाके डिस्टर्ब कर रहे हो, तो उसे कहते हैं बेचने के बाद, लेटर ऑन आप पोजेशन में गड़बड़ करे, ठीक है। तो वहां पे बायर के पास हक है कि वो केस करे सेलर पे वारंटी के लिए, ठीक है, और उसे कहे कि हाँ सर मेरे डैमेजेस दो मुझे। अब वापिस तो नहीं कर पाएगा घर, यही कहेगा कि बाहर निकलो, यहाँ नहीं रहना, कि अब बेच दिया तो बेच दिया, ठीक है। आगे बच्चे, वारंटी एज टू नॉन एग्जिस्टेंस और इनकम्बरेंस, कि हमें जो चीज बेची है उस पर कोई भी किसी भी तरह का चार्ज ना लगाओ, मतलब बैंक का कोई लोन ना चल रहा हो कि बैंक वाले हमारा वो घर ही ना उठाने आ जाए, कहेंगे कि आप निकलो बाहर, हमारा लोन पूरा करना है, हमने, हम बेच रहे हैं आपका घर, हम कहेंगे हमने तो लोन ही नहीं लिया, फिर पता चलेगा जो सेलर था उसने हमें बताया ही नहीं इस घर पे लोन चल रहा था, तो दैट इज अ काइंड ऑफ थिंग कि उसे हमें इनकम्बरेंसेस के बारे में बताना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे अगर वो थर्ड पार्टी जिसका भी हक बनता है, उस चीज का पता बायर को नहीं होना चाहिए, नहीं होना चाहिए, तभी ये पॉइंट पिक्चर में आता है। जैसे मान लो अगर सेलर ने पहले ही बता दिया आपको बेचने से पहले इस घर पे लोन चल रहा है, एंड यू सेड आई हैव नो प्रॉब्लम, मैं दे दूंगा किश्तें, ठीक है, तो इट्स अनदर थिंग। अगर उसने बताया ही नहीं आपको, आपको बाद में सरप्राइज मिल रहा है कि इस घर पे लोन चल रहा है, तब ये पॉइंट आएगा पिक्चर में कि आप डैमेजेस मांगो। तो यहाँ पे
चाहे ये कॉन्ट्रैक्ट पूरा होने से पहले हो या बाद में हो, आपको नहीं बताया गया तो आप उससे क्या ले सकते हो, डैमेजेस ले सकते हो। अब आते हैं बच्चे वारंटी एज टू क्वालिटी और फिटनेस ऑफ यूज बाय ट्रेड। बड़े ध्यान से सुनना है इसको। इसका मतलब ये होता है कि कि आपको चीज दी है ना, देते वक्त डिलीवरी के टाइम पे या फिर उसके यूजेज के टाइम पे आपको कोई तंग नहीं करेगा, क्योंकि आपने कहीं आगे बेचनी, आपने खुद कंज्यूम नहीं करनी है, आपने किसी और को बेचनी है, तो आपको जल्दी जल्दी डिलीवरी मिल जाए ताकि आप आगे बेच पाओ। तो उसे कहते हैं कि क्वालिटी और फिटनेस के साथ आपको दे दी जाए ताकि वैसे की वैसे उठा के आप आगे बेच पाओ। ठीक है, आगे बच्चे डिस्क्लोजर ऑफ डेंजरस नेचर ऑफ गुड। ये तो बहुत ही सिंपल है, अगर चीजें डेंजरस है, उस डेंजर के कारण आपको कोई नुकसान हो सकता है, तो सेलर को बायर को वार्न करना चाहिए, वार्निंग देनी चाहिए कि सर इस चीज से सावधान रहना, यहाँ से करंट आता है, यहाँ पे इसको ध्यान से यूज करना, यहाँ पे इसको ओवरहीट मत करना। जैसे फोन के बारे में वो कहते हैं कि फोन चार्जिंग पे लगा के गेम्स मत खेलो, तो इट्स अ काइंड ऑफ क्या वार्निंग है हमारे लिए। नहीं बताएंगे, चार्जिंग पे लगाए लगाए किसी का फोन फट गया, तो इट्स अ काइंड ऑफ थिंग कि उन्होंने हमें बताया नहीं, उन्होंने हमें इस चीज की बोला नहीं, बता रहा तो कोई भी केस कर सकता है। ठीक है, उससे रिलेटेड एक पॉइंट रह गया, कैविएट एम्प्टर का सेक्शन याद रखना बच्चे, बिकॉज बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, या तो थ्योरी क्वेश्चन या प्रैक्टिकल क्वेश्चन में कहीं ना कहीं इसका रोल जरूर होता है कैविएट एम्प्टर का। ठीक है, तो इसलिए सेक्शन याद कर लो इसका, कि सेक्शन 16 ने बताया कि कैविएट एम्प्टर क्या होता है। अभी यहाँ पे ये जो डॉक्ट्रिन वर्ड यूज किया इसको छोड़ दो, इसको दिमाग में नहीं रखना। कैविएट एम्प्टर का सिंपल सा रूल क्या था, बायर को बहुत सावधानी से खुद ही करना पड़ेगा, ही शुड बी बिवियर, कि कोई गलती जो उसे देखने भर से पता लग सकती थी उसके लिए वो सेलर पे इल्जाम नहीं लगा सकता। जैसे कि एक्सपायरी डेट, बायर अगर कोई चीज खरीद रहा है तो उसकी एक्सपायरी उसे चेक करनी चाहिए। वो अगर खुद वेजिटेरियन है तो उसे ये चेक करना चाहिए ये पर्टिकुलर कंजम्पशन वाली चीज नॉन वेज है या वेज है, तो ये उसे ध्यान देना चाहिए खुद। ये पहली बात। अब कब हम उसे नहीं कह सकते कि वो खुद ध्यान दे, मतलब अगर उसने ये तीनों में से एक भी काम कर दिया एनी वन, तब बायर शुड बी बिवेयर वाली कंडीशन नहीं लगती। पहली बार बायर ने सेलर को बता दिया था क्या चाहिए क्यों चाहिए, व्हाट एंड वाई। तो अगर व्हाट एंड वाई की डेफिनेशन को वो जो चीज दी गई है पूरी ना करती हो तो फिर सेलर दोषी। ठीक है, अदरवाइज कैविएट एम्प्टर हमेशा कहता है बायर इज गिल्टी, बायर ना वापस कर पाएगा, बायर ना कुछ कह पाएगा। सिर्फ ये तीन केस हैं जहां पे बायर सेलर को कुछ कह सकता है। पहला केस है जब बायर ने सेलर को बता दिया क्या चाहिए, व्हाट एंड वाई, क्यों चाहिए। ठीक है, इसके अलावा सेलर ने उसके स्किल एंड जजमेंट पे रिलाई किया और उसे ये कह भी दिया कि सर मैं आपकी स्किल पे रिलाई कर रहा हूँ, आपको मैंने बता दिया ये चीज चाहिए, आप अपने हिसाब से ढूंढ के ला दो। ठीक है, या फिर सेलर को डिस्क्राइब कर दिया गया था पहले ही कि ऐसी चीज चाहिए, तो वैसी ही चीज सेलर को डिलीवर करनी चाहिए। तो ये क्या डिस्क्रिप्शन का पॉइंट। तो पहला पॉइंट अगर बता दिया क्या चाहिए, दूसरा पॉइंट है डिस्क्राइब कर दिया, या तीसरा पॉइंट है उसकी स्किल या जजमेंट पे उसने रिलाई किया था कि सर मैं आपके ऊपर रिलाई कर रहा हूँ, आप जैसा सामान दोगे अच्छा ही दोगे। ठीक है, तो ये तीन केस में बायर की गलती नहीं, सेलर की गलती है। इसके अलावा हम कहते हैं कि कैविएट एम्प्टर हर जगह पे लागू होता है। ठीक है, पर कुछ चीजें हैं जहां पे कैविएट एम्प्टर कभी भी लागू नहीं होगा। ये तीन चीजें हो या ना हो तब भी, जैसे मान लो कि बायर ये तीन चीजें कहती हैं कि बायर ने उसकी स्किल पे रिलाई किया, ना भी किया हो तब भी कैविएट एम्प्टर नहीं लगता। सेलर ने उस चीज के डिस्क्रिप्शन के अकॉर्डिंग पढ़ के उसने डिस्क्राइब किया ही नहीं था बायर ने, अगर उसको तब भी नहीं वो कह सकते कि हाँ बायर यू शुड प्रूव द पॉइंट ऑफ कैविएट एम्प्टर, अदरवाइज तेरी ही गलती है। हमेशा यहाँ पे माना जाएगा ऑलवेज सेलर इज रॉन्ग, अगर कोई गलती हुई सेलर इज रॉन्ग। ये सब जगह पे कैविएट एम्प्टर वाला रूल नहीं लगता। सबसे पहली चीज, अगर वो चीज वही, अगर आप इसे बच्चे ध्यान से पढ़ोगे ना, दीज ऑल पॉइंट्स आर रिलेटेड टू कंडीशंस एंड वारंटी। जितने पॉइंट्स हमने अभी पीछे पढ़े ना, ये वही वाले पॉइंट है कि इन किसी भी चीज को तोड़ता हो ना, कहते अगर यही कहना था आपने कैविएट एम्प्टर, तो वो क्यों पढ़ाया हमें कि कंडीशन टूटेगी तो ये कर देंगे, वारंटी टूटेगी तो ये कर देंगे। अगर आपने यही चीजें, यही कहना था कि हमेशा बायर की गलती, तो पिछला चैप्टर क्यों पढ़ाया। वो चैप्टर यही कहता ना कि अच्छा ये नहीं हुआ तो सेलर की गलती।
तो बस वही बातें जहां पे हम कहते हैं कि डिस्क्रिप्शन दे दी गई, डिस्क्रिप्शन से मैच होनी चाहिए, सैंपल दे दिया, सैंपल से मैच होना चाहिए। अगर ट्रेड के अकॉर्डिंग वो ऐसी चीज ही आती है तो उससे मैच होनी चाहिए। अगर सेलर ने फ्रॉड करके चीज दी है तो फिर सेलर की गलती। वो चीज मर्केंटेबिलिटी की क्वालिटी को होनी चाहिए, वो चीज कंजम्पशन लायक होनी चाहिए। उस चीज का अगर कोई भी चीज जैसे होता है ना कि अ, उसके मैं कह दूं प्यूमा के शूज है, वो प्यूमा के डीलर्स ही बेच सकते हैं। कोई अगर नकली टैग लगा के बेच रहा है तो तब भी फिर उसी सेलर की गलती जो नकली टैग दे रहा है आपको, पेटेंट और ब्रांड नेम गलत वाला नकली वाला आपको बेच रहा है। ठीक है, तो ये सारी चीजों में हमेशा सेलर की गलती मानी जाती है। ठीक है, तो कैविएट टेम्पटर में 3 तरह के पॉइंट है। पहले कैविएट टेम्पटर होता क्या है, हमेशा बायर ध्यान से सामान खरीदेगा, उसने ध्यान से नहीं खरीदा तो उसकी गलती। उसने अगर सेलर पे इल्जाम लगाना है तो ये 3 केस में लगा सकता है। पहला केस, अगर उसने सेलर को बता दिया था क्या चाहिए, क्यों चाहिए। दूसरा केस, अगर उसने उसकी स्किल और जजमेंट पर रिलाई किया। तीसरा, उसकी डिस्क्रिप्शन दे दी थी, उसके अकॉर्डिंग उसे चीज सेलर ने नहीं दी। बाकी नीचे जो पॉइंट है वहां पे हमेशा ही सेलर की होती है।